चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो हमने ये ब्रेक से पहले स्केड्यूलर्स देख लिया था। ये स्केड्यूलर्स हमने देख लिया था कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, आईओ बाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो ये हमने चीजें देख ली थी। स्केड्यूलर शॉर्ट टर्म जो है इसका काम रेडी क्यू से प्रोसेस को उठा के सीपीयू को हैंड ओवर करना। ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम है कि सीपीयू को स्केड्यूलर करके देता है रेडी क्यू से उठा के। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जॉब क्यू से उठा के जो है वो सीपीयू को जॉब क्यू से उठा के प्रोसेस को रेडी क्यू में डालता है, यानी रैम में डालता है। और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का गुड मिक्सचर जो है वो लेता है, ताकि जो है एफिशिएंसी जो है वो डिग्रेड ना हो सीपीयू की। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अच्छा, फिर याद देखें मीडियम एक और होता है जिसको हम कहते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ये मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या होता है? मीडियम टर्म स्केड्यूलर कैन बी एडेड इफ डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। यानी कि अगर आपको डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग कम करनी है, यानी कि दूसरे लफ्जों में कि ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है, रेडी क्यू में ज़्यादा प्रोसेस है और ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है, और हम चाह ये रहे हैं कि जो है वो ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट, थोड़े प्रोसेस कम एग्जीक्यूट हो। हम दूसरे लफ्जों में डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग को डिक्रीज करना चाहते हैं कि कम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करेंगे? रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव करेंगे। ये काम मीडियम टर्म स्केड्यूलर करेगा कि रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, स्टोर ऑन द डिस्क, डिस्क में इसको वापस ले जाएगा, और ब्रिंग बैक इन द फ्रॉम दिस टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। यानी कि स्वैपिंग का काम करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस को स्वैप इन हुआ और वो चल रहा था, पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ, उसने देखा कि काफी लोड आ गया है प्रोसेसर पे, तो उसने जो है प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया। ठीक है, प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया। प्रोसेस को स्वैप आउट करने के बाद जो है वो जब प्रोसेस यहाँ से देखें स्वैप इन और स्वैप आउट जब हो रहा है, तो सीपीयू या तो उसको एंड कर देगा, या सीपीयू जो है उसको स्वैप आउट करके वेटिंग क्यू में ले जाएगा वापस, अगर आईओ के लिए है तो। ठीक है, वेटिंग क्यू में आ जाएगा, वेटिंग क्यू से दोबारा से वो फिर बाद में रेडी क्यू में आ जाएगा अगर उस प्रोसेस को दोबारा चलने के लिए। तो इसने करा 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 क्या कि जब दोबारा चल रहा होगा सीपीयू को दोबारा हवाले कर देगा, सीपीयू उसको दोबारा चलाएगा। अच्छा, ये स्वैप इन स्वैप आउट जो है ना, फिर सीपीयू से स्वैप आउट, ये यूं है डायग्राम, ये स्वैप आउट होगा, यूं यूं है, स्वैप आउट होगा, सीपीयू से बाहर निकलेगा, यानी कि चलते चलते उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और वापस जो है कहाँ रख दिया जाएगा? रेडी क्यू में, यूं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से साफ करके कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यानी कि आप ये देखें, सीपीयू कोई प्रोसेस चला रहा था लेकिन सीपीयू पे लोड पड़ गया, तो सीपीयू पे ज़्यादा लोड हो गया, तो सीपीयू से कुछ प्रोसेस को बाहर निकाल लिया गया। ये बाहर किसने निकाला? मीडियम टर्म स्केड्यूलर ने, ताकि सीपीयू पे से लोड कम हो जाए। यहाँ पर ये बात लिखी है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को जो है वो डिक्रीज कर देता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर। और ये अब जो है जब ये मेमोरी से अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेमोरी से बाहर आ गया, इसलिए लिखा हुआ पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। ये स्वैप आउट हो गया, सीपीयू ने उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के सीपीयू ने दोबारा से, अब वो कहाँ चला गया? दोबारा रेडी क्यू में चला गया। ठीक है, तो रेडी क्यू से जब सीपीयू पे थोड़ा बटन कम होगा तो दोबारा रेडी क्यू से उठ के वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास आ जाएगा। सीपीयू चलते चलते जो है वो किसी प्रोसेस का अगर कोई आईओ आ गया तो आईओ के लिए भी वो प्रोसेस सीपीयू से बाहर जा सकता है, और जब उसको आईओ मिल जाएगा दोबारा से वो प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा। इस तरह से मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम यही होता है कि वो देखते हैं अगर सीपीयू ओवरलोडेड हो गया है और उसके ऊपर ज़्यादा जो है प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, तो उसको सीपीयू को जो है ना प्रोसेस लेके वापस उसको रेडी क्यू में ले जाते हैं ताकि सीपीयू पे बर्डन कम हो जाए। और जब सीपीयू कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेता है तो दोबारा फिर वो रेडी क्यू से
उठा के सीपीयू में वापस ले आता है। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मीडियम टर्म स्केड्यूल। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मल्टीटास्किंग इन मोबाइल, मोबाइल में भी मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, होती है। मतलब मैं एक से ज्यादा मोबाइल में आपने देखते हैं। iOS का मतलब क्या हो गया, या फिर मैक के सेट्स होते हैं एप्पल के, जो कि iOS यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर वो iOS है। तो वो जो है उनके अंदर फोरग्राउंड के अंदर सिंगल प्रोसेस चल रहा होता है और बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग वहाँ भी अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं कि अब यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हम वैसे कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, कि व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, एक प्रोसेस को छोड़ के सीपीयू दूसरे प्रोसेस को जब चलाता है तो वो करता है क्या है, द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट, वो करंट स्टेट को सेव कर लेता है, जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में करता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। तो द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। तो पुरानी प्रोसेस की स्टेट को सेव कर देता है और नया जो स्टेट जो जिसको लोड करना होगा, नया स्टेट जिसको लोड करना होगा उसको जो है वो उसको लोड कर लेगा, ठीक है, उसको लोड कर लेगा, जो नया नया प्रोसेस होगा जो कि पहले से सेव होगा उसको लोड कर लेगा। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, जिसको मैंने पहले पिछले हम स्लाइड में कर चुके हैं पहले पिछली क्लास में। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 पे चला गया, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे चला गया। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन पीसीबी, तो सारे जाहिर है किसी भी प्रोसेस का जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है एक्चुअली ओवरहेड होता है, क्योंकि जाहिर है एक प्रोसेस को सेव करना, सेव करके हटाना सीपीयू से, फिर दूसरे प्रोसेस को जो है लोड करना सीपीयू में, तो एक तरह से ओवरहेड है, ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा काम है जो किया जाता है। और सिस्टम जब ये काम किया जाता है कि एक को सेव कर रहा है दूसरे को लोड कर रहा है, तो उस वक्त जो है सिस्टम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा होता, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा होता, बस सिर्फ स्विचिंग हो रही होती है, से ओल्ड को निकाला जाता है, नए को सेव किया जाता है। द मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द पीसीबी द लॉन्गर द कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लग जाएगा, क्योंकि जाहिर है उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उतना ही बड़ा होगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा सेव करने में और फिर लोड करने में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो उतना ज्यादा देर लेगी। सिंपल में इतना देर ही लेती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा टाइम लेता है। टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम, हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास सीपीयू अच्छा लगा हुआ है, कोर i7 है, मल्टीपल कोर्स है उसके अंदर, तो जाहिर है फिर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एक ही साथ उसके अंदर लोड हो सकते हैं, तो फिर टाइम कम लगेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम कम लगेगा। अच्छा, प्रोसेस के ऑपरेशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस के ऑपरेशंस है, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एंड सो ऑन, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कुछ जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है और प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है, ये दो मेन प्रोसेस की चीजें होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन और प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है कि प्रोसेस की क्रिएशन, प्रोसेस जो क्रिएट कैसे करना है, प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है, और दूसरा है प्रोसेस की टर्मिनेशन, उसको टर्मिनेट जो है वो कैसे करना है। तो अभी पहले बात करते हैं प्रोसेस की क्रिएशन की, प्रोसेस क्रिएशन की बात करते हैं, ठीक है। पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है, विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस फॉर्मिंग अ ट्री। तो चाइल्ड प्रोसेस पे और प्रोसेस क्रिएट करता है जो उसके चाइल्ड होते हैं, फिर वो उसके और प्रोसेस क्रिएट करता है जो उसके चाइल्ड होते हैं, तो एक तरह से ट्री बन जाता है।
प्रोसेसेस का ट्री बन जाता है, ठीक है। तो और हर प्रोसेस की जो है ना अपनी आईडी होती है, जिसको हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। ये प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है, हर प्रोसेस का जो एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है, तो जिसको हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। और जब जाहिर मल्टीपल प्रोसेस है, पेरेंट है, चिल्ड्रन है, तो उनके अंदर रिसोर्स शेयरिंग के भी मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। क्या मतलब कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन, जैसे यहाँ लिखा है पॉइंट पढ़े, पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि पेरेंट भी और चिल्ड्रन भी सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। या फिर चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज, चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट के रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज को शेयर कर लेंगे। तो पेरेंट के पास जो है 100% रिसोर्सेज है, तो चिल्ड्रन के पास वो 30 या 40% रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकता है। तो ये भी हो सकता है। या फिर पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कोई रिसोर्सेज शेयर नहीं हो रहे, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो बहरहाल रिसोर्स शेयरिंग के ये ऑप्शंस हैं जो प्रोसेस के अंदर होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑप्शंस हैं, पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, एक ही साथ चल रहे पेरेंट और चाइल्ड दोनों, ये भी हो सकता है। या फिर पेरेंट वेट्स अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट, जैसे लिनक्स में होता है कि पेरेंट जब तक वेट करता रहता है जब तक कि उसका चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। जब चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो फिर पेरेंट जो है वो टर्मिनेट होता है। तो ये एग्जीक्यूशन के ऑप्शंस हैं। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में प्रोसेस क्रिएशन में? ठीक। तो इस तरह से ट्री बन जाता है। आप ये देखो, ये ट्री मुख्तलिफ प्रोसेसेस का, लिनक्स का प्रोसेसेस का ट्री दिखाया है यहाँ पे। तो ये पेरेंट प्रोसेस, रूट प्रोसेस है, पेरेंट सबका ग्रैंड पेरेंट है, इनिट के नाम से एक प्रोसेस है, वो इनिशिएट करता है। तो इसके बाद लॉगिन अलग प्रोसेस है, के थ्रेड अलग प्रोसेस है, ये लिनक्स के प्रोसेस है। फिर लॉगिन के बाद बैश चलना शुरू हो जाता है, ये लॉगिन का चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो के थ्रेड के चाइल्ड प्रोसेस के हेल्पर है, ये है। इस तरह से जो है ना एक तरह से ट्री बन जाता है। और आप ये देखो प्रोसेस आईडी सबकी है, हर एक की अपनी अपनी प्रोसेस आईडी है। तो हर प्रोसेस आईडी एक्चुअली एक आईडी होती है, एक नंबर होता है जो प्रोसेस को लोकेट कर दिया जाता है ताकि उससे उस प्रोसेस की पहचान हो, ठीक है। तो इस तरह से ट्री बन जाता है प्रोसेस का, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है चल रही होती है। अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स या यूनिक्स, ठीक है, तो उस दोनों में यही होता है कि एड्रेस स्पेस के अंदर क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट का डुप्लीकेट ही होते हैं, चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। तो चाइल्ड जो है वो अपना अलग से एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। वो कैसे होता है, एक लिनक्स में कमांड है फोर्क के नाम से, फोर्क शायद आपको लैब में कराएंगे ये। फोर्क के नाम से लिनक्स में एक कमांड है, वो करता है क्या है फोर्क की कमांड, कि वो जैसे ही आप फोर्क की कमांड चलती है तो ये पेरेंट प्रोसेस होता है, फोर्क हमेशा पेरेंट प्रोसेस होता है, और ये अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बना देता है जो कि जिसका नाम होता है एग्जिक, ठीक है। एग्जिक एक चाइल्ड प्रोसेस है जो फोर्क क्रिएट करता है। तो जैसे ही फोर्क चलता है वो फौरन अपना चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, और वो चाइल्ड प्रोसेस के जरिए फिर सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, जो भी काम करने होते हैं वो चाइल्ड प्रोसेस के जरिए होते हैं। और जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस अपना काम फिनिश कर लेता है, एग्जिट होता है, तो उस वक्त ये पेरेंट भी जो है, पेरेंट वेट कर रहा होता है कि कब चाइल्ड इसका जो है एग्जिट हो। जैसे ही चाइल्ड एग्जिट होता है तो फिर पेरेंट जो है वो उसका वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है और वो पेरेंट रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो पेरेंट हमेशा वेट कर रहा होता है फॉर कमांड के अंदर, फॉर प्रोसेस के जरिए पेरेंट हमेशा वेट करता है। तो फोर्क एक्चुअली खुद पेरेंट है और वो हमेशा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, और चाइल्ड जब तक कंप्लीट ना हो जाए ये पेरेंट वेट करता रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस की क्रिएशन लिनक्स के अंदर ऐसे ही होती है। तो इसका एक छोटा सा कोड भी यहाँ पर दिखाया गया है सी के अंदर। सी भी आप लैब में कर रहे हो तो समझ में भी आ जाएगा, छोटा सा आसान सा कोड है ये, कि वो एक मेन प्रोग्राम है, उसमें एक प्रोसेस आईडी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, और ये प्रोसेस आईडी के अंदर फोर्क को इनिशिएट कर दिया गया। फोर्क की वैल्यू, अगर प्रोसेस आईडी की वैल्यू लेस देन 0 है तो फोर्क फेल हो जाएगा, यानी कि फोर्क नहीं चला, वो प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रोसेस आईडी की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, जो भी आपको मैंने दिखाया चाइल्ड प्रोसेस। और पेरेंट जो है वो वेट करता रहता है, ये लिखा है वेट नल, जब पेरेंट जब तक वेट करता रहता है जब तक कि चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है।
तो चाइल्ड जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो ओके हो जाता है वो। तो ये एक तरह से फॉर्किंग प्रोसेस है, सी प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर्किंग का, कि सेपरेट प्रोसेस चलता है और लिनक्स के अंदर यही चीज फॉलो होती है। प्रोसेस टर्मिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोसेस को अभी तो हमने देखा था प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेट भी होता है, ठीक है। और द प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट। एग्जिट कमांड के जरिए जो है लिनक्स के अंदर प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है जब वो चाइल्ड अपना काम खत्म कर लेता है। तो चाइल्ड जो है एग्जिट कमांड चला देता है, जिससे पेरेंट जो है जैसे ही ये एग्जिट का पैरामीटर पेरेंट को मिलता है तो पेरेंट भी जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट वेट कर रहा होता है चाइल्ड के खत्म होने का। और जैसे ही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है तो वो सारी रिसोर्सेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस प्रोसेस को दी होती हैं वो उसको डीएलोकेट कर देता है। पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल, ठीक है। तो पेरेंट ये भी कर सकता है कि अबॉर्ट सिस्टम कॉल के जरिए चाइल्ड को खुद ही टर्मिनेट कर दे। तो मतलब पेरेंट चाइल्ड को टर्मिनेट खुद भी कर सकता है बगैर, अभी चाइल्ड कंप्लीट नहीं हुआ, चाइल्ड ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, लेकिन पेरेंट चाहे तो चाइल्ड को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको टर्मिनेट कर सकता है अबॉर्ट के जरिए, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड हैज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, चाइल्ड को जितनी रिसोर्सेज मिली हैं वो उससे ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। उसको एक रैम की जगह मिली है, भाई रैम की इतनी जगह है 10 MB, अब चाइल्ड जो है 10 MB से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है, तो फिर पेरेंट जो है उसको अबॉर्ट कर देता है, उस प्रोसेस को किल कर देता है। या फिर टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, चाइल्ड को जो टास्क दिया गया था चाइल्ड प्रोसेस को, उसने अपना काम कर लिया। अब जाहिर है चाइल्ड प्रोसेस ने जब अपना काम कर लिया तो फिर भी पेरेंट प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकता है, उसको फिर जाहिर है रैम में जगह घेर रहा होगा, उसको तब भी जो है वो कर सकता है। इस तरह से जो है द पेरेंट इज the parent is exiting and operating system does not allow a child to continue if its parent terminates। पेरेंट जो है वो एग्जिट हो जाता है और जब जाहिर है जब वो देख रहा है पेरेंट, जब वो पेरेंट खुद ही प्रोग्राम से एग्जिट हो रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका चाइल्ड जो है वो चलता रहे और कोई प्रोग्राम चलाता रहे, तो उसको वो जबरदस्ती टर्मिनेट कर देता है। जब पेरेंट खुद ही टर्मिनेट होना चाहता है तो वो अपने चाइल्ड को भी फोर्सफुली टर्मिनेट कर लेता है अबॉर्ट के जरिए। तो ये कुछ टर्मिनेशन के मतलब रीजंस हैं जो कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को अपने टर्मिनेट कर सकता है कंप्लीट होने से पहले। यहाँ तो कंप्लीट हो रहा है सेकंड में, कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी तक उसने एग्जिट नहीं हुआ, किसी वजह से हो सकता है वो रैम में रह गया हो, तब भी वो अबॉर्ट कर देता है। सेकंड के अंदर कंप्लीट तो हो गया, चाइल्ड ने काम कर दिया, लेकिन अबॉर्ट नहीं हुआ तो उसको मतलब एग्जिट नहीं किया उसने, तो उसको जबरदस्ती अबॉर्ट कर सकता है पेरेंट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? ये प्रोसेस की क्रिएशन और टर्मिनेशन के बारे में कुछ मालूमात लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से? अच्छा, ये प्रोसेस टर्मिनेशन जो होती है केस्केडिंग होती है। केस्केडिंग का मतलब क्या है? केस्केडिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो जितने भी चिल्ड्रन प्रोसेस हैं उनको, चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं, तो जब कोई पेरेंट प्रोसेस किल होना चाहता है तो वो सारे अपने जितने भी चिल्ड्रन प्रोसेस हैं उन सबको जो है टर्मिनेट कर देता है। इसको कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ये सबसे सबसे जो नीचे के चाइल्ड है वो किल होते हैं, जैसे पेरेंट प्रोसेस है ये, उसके चिल्ड्रन प्रोसेस, ये इसके चाइल्ड प्रोसेस हो गए, ये इसके फर्दर और चाइल्ड प्रोसेस हो गए, ठीक है। तो करता ही क्या है कि जब ये पेरेंट है, ये पेरेंट जब किल अपने आप को मतलब ये टर्मिनेट होना चाह रहा है, अपना काम खत्म करना चाह रहा है, तो वो सारे चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, फिर पेरेंट खुद टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट करता है इस टर्मिनेशन को। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ नो पेरेंट वेटिंग, अगर पेरेंट वेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो प्रोसेस यानी कि प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होने जा रहा है और चाइल्ड प्रोसेस ने जो है पेरेंट वेट ही नहीं कर रहा, उसने कोई वेटिंग की इन्वोक ही नहीं की, वेटिंग की जो है रिक्वेस्ट पेरेंट ने इन्वोक ही नहीं की,
तो प्रोसेस क्या होगा, ज़ॉम्बी होगा। ज़ॉम्बी का मतलब क्या है कि प्रोसेस अपने पेरेंट से, मतलब पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। तो वो प्रोसेस चल तो रहा है लेकिन वो पेरेंट को अब कोई भी अपनी इत्तला नहीं देगा क्योंकि पेरेंट वेट ही नहीं कर रहा उसका। या फिर इफ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वोकिंग वेट, ठीक है, अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गया वेट को इन्वोक किए बगैर, प्रोसेस इज एन ऑर्फन, ठीक है। तो जब पेरेंट ही टर्मिनेट हो गया तो जाहिर है चाइल्ड जो है वो ऑर्फन, या ऑर्फन का मतलब इसका कोई पेरेंट नहीं होता, तो चाइल्ड का कोई पेरेंट नहीं होता। तो वो जो ऐसे प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे होते हैं जिनके पेरेंट खत्म हो चुके होते हैं लेकिन वो खुद चल रहे होते हैं, तो ऐसे सारे प्रोसेस को जो है ना टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ये थोड़ा टर्मिनेशन के हवाले से चीजें थी। अगर हम क्रोम ब्राउजर की बात करें ना, क्रोम ब्राउजर के अंदर ये अच्छी बात है, शुरू में हुआ क्या था कि शुरू में जो ब्राउजर्स आए थे वो सिंगल प्रोसेस को रन करते थे, ठीक है, सिंगल प्रोसेस को रन करते थे, यानी कि एक ब्राउजर के अंदर अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स खोल रहे हो और किसी एक वेबसाइट के अंदर भी जो है ट्रबल आ गया, इफ वन वेबसाइट कॉजेज ट्रबल, किसी एक वेबसाइट में ट्रबल आ गया तो फिर होता क्या है, एंटायर ब्राउजर कैन हैंग और क्रैश, पूरा ब्राउजर हैंग हो जाता था। शुरू में जो ब्राउजर होते थे वो ऐसे ही होते थे कि एक वेबसाइट अगर हैंग कर गई तो पूरा ब्राउजर ही हैंग कर जाता था, फिर आप पूरा ब्राउजर को बंद करते थे, फिर दोबारा से उस ब्राउजर को ओपन करते थे क्योंकि उस ब्राउजर के अंदर सिंगल प्रोसेस चलता था, ठीक है। लेकिन जब क्रोम आया तो क्रोम ने ट्रेंड चेंज कर दिया। गूगल क्रोम जो ब्राउजर है वो मल्टी प्रोसेस है, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं और तीन तीन डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो है गूगल क्रोम के अंदर चल रहे होते हैं। एक प्रोसेस चल रहा होता है ब्राउजर प्रोसेस। वो काम क्या करता है, वो सारा मैनेज करता है यूजर इंटरफेस डिस्क और नेटवर्क की इनपुट आउटपुट जो नेटवर्क पे आ रहा होता है। तो यूजर इंटरफेस का सारा काम ब्राउजर इंटरफेस संभाल रहा होता है, ठीक है, जिसके जरिए से हम इंटरेक्ट करते हैं ब्राउजर के साथ। दूसरा जो है वो रेंडरर प्रोसेस होता है। रेंडरर प्रोसेस क्या होता है, वो मुख्तलिफ वेब पेजेस को जो है वो मेंटेन करता है। मुख्तलिफ वेब पेजेस के अंदर जो HTML कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, कि उन सबको जो है वो इन सबको चलाता है और उन सबको जो है वो उस पर काम कर रहा होता है, रेंडर प्रोसेस। और तीसरा जो है वो प्लग इन प्रोसेस होता है। मुख्तलिफ आपको पता है प्लग इन जो है वो आ रहे होते हैं क्रोम के अंदर, एक्सटेंशंस आ रही होती हैं, कोई भी चीज़ आप उसके साथ प्लग करना चाहते हो तो ये अलग प्रोसेस चल रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस चल रहे होते हैं क्रोम के अंदर। तो इससे फायदा ये होता है कि कोई एक वेबसाइट अगर जो है किसी वजह से नहीं चल रही तो पूरा प्रोसेसर, पूरा जो ब्राउजर है वो हैंग नहीं होता क्योंकि वो मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कर रहा है क्रोम, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो डिस्कशन हुई है? ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इन अलग टॉपिक पे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मींस के एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो जाहिर है प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं और एक प्रोसेस दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें प्रोसेसेस के ना, प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं या वो कोऑपरेटिंग होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, हर प्रोसेस अपना अपना काम कर रहा है और किसी से दूसरे से उसका ताल्लुक नहीं है, उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस में डिपेंडेंसी होती है, एक प्रोसेस दूसरे पर डिपेंडेंट है या एक प्रोसेस दूसरे की हेल्प करता है किसी भी सिलसिले में, तो उसको कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम आईपीसी से भी कहते हैं, आईपीसी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर प्रोसेस दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में होती है, यानी कि इस वाले में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जो जो फैसिलिटेट करते हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस फैसिलिटेट करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अगर हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवानी है तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन करवानी होगी
और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है ना वो उनके दो मॉडल्स हैं, या तो शेयर्ड मेमोरी होगी या फिर मैसेज पासिंग होगी। यानी कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है या तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल यूज कर रहे होंगे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर वो मैसेज पासिंग मॉडल यूज कर रहे होंगे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इन दोनों को समझना है तो स्लाइड में देखें। यहाँ पर आपको दोनों दिखाएं कम्युनिकेशन मॉडल, एक मैसेज पासिंग का है, एक शेयर्ड मेमोरी का है। ठीक है, ए मैसेज पासिंग है, बी शेयर्ड मेमोरी है। अब शेयर्ड मेमोरी में आप देख रहे हैं, पहले शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए है, ठीक है, ये प्रोसेस ए है। अब प्रोसेस ए जो है, और एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, ठीक है, ये सारा पूरा दिखाया कर्नल लोड हुआ, ये पूरा रैम है। रैम के अंदर पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है ये रैम है, और इस रैम के ब्लॉक में प्रोसेस ए भी है, प्रोसेस बी भी है, और एक एरिया दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है शेयर्ड मेमोरी। ये तो शेयर्ड मेमोरी एक्चुअली वो एरिया है जहां पर किसी को अगर कोई चीज शेयर करवानी है तो इस एरिया में रख देता है। जैसे प्रोसेस ए को कुछ शेयर करवाना है तो प्रोसेस ए वो शेयर्ड मेमोरी में रख देगा इस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में इसने जो है वैल्यू रख दी 1। अब प्रोसेस बी जो है वो इस शेयर्ड एरिया को एक्सेस करेगा, और कुछ भी अगर जो चीज रखी होगी जिसको वो शेयर करना चाहे, 1 को लेना चाहे तो 1 को जो है प्रोसेस बी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो दोनों शेयर्ड मेमोरी एरिया को प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और जितने प्रोसेस है वो सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से शेयर्ड मेमोरी के जरिए दो या दो से ज्यादा प्रोसेस आपस में बल्कि दो प्रोसेस ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे शेयर्ड मेमोरी के जरिए। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम देखें मैसेज पासिंग दूसरी टेक्निक है। मैसेज पासिंग के जरिए भी जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वो होता है कैसे, मैसेज पासिंग में ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, और प्रोसेस ए और बी ने दोनों ने एक दूसरे को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो उन सबकी मैसेज क्यू बन जाती है, मैसेज 0, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, ठीक है, मैसेज एन तक जा रहा है। तो इनकी मैसेज क्यूज बन जाती हैं, और इन मैसेज क्यू के जरिए जब ये इन क्यूज के जो क्यूज बन जाती है मैसेज क्यू, फिर ये मैसेज जो है वो कभी अगर M0 फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ आया तो M0 उसको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्यू दोनों दोनों एक्सेस कर सकते हैं इस क्यू को, और इस क्यू को जो है ना, इस क्यू के जरिए मैसेज जो है एक दूसरे को वो उनको मिलता रहता है। इसमें शेयर्ड मेमोरी नहीं है, बल्कि सिर्फ मैसेज पासिंग के जरिए जो है ये दोनों मेंबर्स आपस में एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के दो तरीके हो गए, एक मैसेज पासिंग और एक शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी में एक डेडिकेटेड स्पेस होती है मेमोरी के अंदर शेयर्ड, और जिसको शेयर कुछ चीज करानी होती है उसी स्पेस में रखवाई जाती है, और फिर वो उससे एक्सेस कर लेते हैं। जबकि मैसेज पासिंग के अंदर मैसेज ए और बी भेजते रहते हैं एक दूसरे को, और मैसेज की जो है क्यू मेंटेन होती है, और वो क्यू के जरिए से जो है ना वो मैसेज जो है क्यू के अंदर जो मैसेज होते हैं सारे वो एक दूसरे को जो है प्रोसेसेस को ट्रांसफर होते रहते हैं। तो एनी क्वेश्चन कम्युनिकेशन मॉडल्स में? अच्छा, तालिम ने सवाल पूछा है अगर 3 प्रोसेस है तो क्या होगा। 3 प्रोसेस अगर होंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा, शेयर्ड मेमोरी में भी तीनों एक्सेस कर सकते हैं। ए बी यहाँ पर सी आ जाएगा, प्रोसेस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 कर लें तो 3 भी आ सकते हैं, यहाँ प्रोसेस सी आ जाएगा। फिर प्रोसेस सी, अब वो प्रोसेस ए हो सकता है प्रोसेस सी को भेज रहा हो तो वो भी क्यू में मेंटेन होगा। तो इस तरह से जाएगा। जैसे शेयर्ड मेमोरी के अंदर भी प्रोसेस सी भी आ सकता है, तो वो भी अपना डेटा जो प्रोसेस सी है वो यहाँ से उठा सकता है या यहाँ से डेटा ले सकता है। तो दो तो इसलिए दिखाया ताकि इस बात समझ में आ जाए। तो लेकिन क्योंकि ज्यादातर दो के दरमियान ही कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन दो या से ज्यादा के दरमियान भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये प्रोड्यूसर ये हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद,
लेकिन उससे पहले यहाँ पर चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे तरीके से हैंडल करता है ताकि जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है। तो एक प्रॉब्लम आती है जब प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि to illustrate the concept of cooperating process, let's consider the producer consumer problem, which is common paradigm for operating cooperating processes. अब होता क्या है कि आप प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसर एक प्रोसेस है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो जो इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है उसको कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर प्रोसेस। ठीक है, तो इसको अगर हम समझना चाहें प्रोड्यूसर कंज्यूमर को, तो यहाँ पर देखिए अगली स्लाइड में भी आ रहा है इसके बारे में, लेकिन इस स्लाइड में थोड़ा सा ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अ कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड, कंपाइलर क्या करता है? असेंबली कोड को प्रोड्यूस करता है, डेट इज कंज्यूम्ड बाय असेंबलर, उस असेंबली कोड को असेंबलर फिर इस्तेमाल में लाता है, अपना कंज्यूम करता है। ठीक है, इस तरह से असेंबलर जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है, जो कि लोडर जो है वो उसको कंज्यूम करता है, लोडर उसको अपने इस्तेमाल में लाता है। इस तरह यहाँ पर ये दिखाया गया एग्जांपल में कि एक कोई काम कर रहा होता है, उस काम का जो आउटपुट है वो दूसरा प्रोसेस उसको यूज कर रहा होता है। तो द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कैन आल्सो प्रोवाइड्स अ यूजफुल मेटाफोर फॉर द क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। ये काम वहां पर भी हम देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर पैराडाइम के अंदर। जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखें वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर जैसे जो है ना, उसको जो है जो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, क्लाइंट वेब ब्राउजर के जरिए हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वेब सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को लेता है और फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है जिसको क्लाइंट जो है कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर आप google.com लिखते हैं तो गूगल का जो है वेब सर्वर जहाँ पर होस्ट हुई हुई है वो फिर वहां से वो प्रोड्यूस करता है वो वेब पेज, और फिर हमारे क्लाइंट वेब ब्राउजर में आके वो वेब पेज जो है ओपन हो जाता है google.com। तो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर भी हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है पैराडिम नजर आएगा। अच्छा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट होता क्या है? मैं इसको जैसे अगर डायग्राम यहाँ बनाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, ये प्रोड्यूसर प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कंज्यूमर प्रोसेस। ठीक है, प्रोड्यूसर को मैंने पी कह दिया, कंज्यूमर को मैंने सी कह दिया, और बीच में जो है ना होता क्या है, एक एरिया होता है मेमोरी का जिसको हम कह रहे हैं बफर। ये लफ्ज लिखा हुआ है ना बफर, तो बफर समझे एक एरिया होता है जो कि बीच में होता है, जहाँ पर जो है प्रोड्यूसर करता है क्या है इस बफर एरिया के अंदर, क्योंकि जाहिर है ये शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहा है, तो ये शेयर्ड मेमोरी का ही एक कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस किया 1, और फिर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 2, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 3। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है, अब ये 1 उठाएगा, प्रोड्यूसर ने 1 ले लिया, प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर ने 1 ले लिया, कंज्यूमर ने फिर 2 कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जो चीज कंज्यूम कर लेगा, जो चीज कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा वो बफर से निकल जाएगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा वो बफर से निकल जाएगी। तो प्रोड्यूसर बफर के अंदर इन्फॉर्मेशन रखता रहता है, कंज्यूमर जो है इन्फॉर्मेशन को उठाता रहता है। तो यहाँ पर यह बात लिखी है, अब समझ में आ जाएगा, कोई पढ़े। अच्छा, यहाँ पर शुरू से पढ़ ले। टू अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस टू रन कंकरेंटली वी मस्ट हैव अवेलेबल अ बफर। ठीक है, बफर होना जरूरी है, बफर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी फिल्ड बाय प्रोड्यूसर। उस बफर को फिल कौन करेगा? प्रोड्यूसर फिल करेगा। एंड एम्प्टीड बाय कंज्यूमर, और उसको खाली कौन करेगा? उस बफर को कंज्यूमर, क्योंकि जाहिर है वो कंज्यूम करता रहेगा सारी चीजें। दिस बफर विल रिजाइड इन अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये जाहिर है बफर एक्चुअली मेमोरी का एक एरिया ही होगा जिसको जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उस एरिया को दोनों यूज करेंगे। आप प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम व्हाइल द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अनदर आइटम। प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा होगा, कंज्यूमर हो सकता है दूसरा आइटम कंज्यूम कर रहा हो, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस करता जा रहा है,
तो कंज्यूमर कोई सा भी आइटम जो बफर में मौजूद है उसको कंज्यूम कर सकता है। द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज, इन दोनों का आपस में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। ठीक है, क्यों? सो डेट द कंज्यूमर डज नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक आइटम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, कंज्यूमर अगर चाह रहा है उस आइटम को कंज्यूम करना, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है 100, 100, अब 100 तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो। सिंक्रोनाइज होने से फायदा क्या होगा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आप जब सिंक्रोनाइज होंगे तो प्रोड्यूसर कभी कंज्यूमर भी कभी भी 100 को कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करेगा, उसको पता होगा कभी 100 अभी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं किया। ये जब ही होगा जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इस तरह बफर की भी जो है दो किस्में हैं, एक होता है अनबाउंडेड बफर, एक होता है बाउंडेड बफर। ठीक है, तो बफर का मतलब यही जो साइज है, जो मैंने एरिया बनाया है मेमोरी का, जिसको कॉमन एरिया है, जिसको जो है प्रोड्यूसर भी शेयर प्रोड्यूसर भी शेयर कर रहा है, कंज्यूमर भी शेयर कर रहा है। तो अनबाउंडेड बफर जो है ना, दो तरीके से मेंटेन हो सकता है, या तो बफर अनबाउंडेड हो सकता है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? बफर की कोई लिमिट नहीं लगाई। ठीक है, नो प्रैक्टिकल लिमिट, कोई बफर के ऊपर लिमिट किसकी? साइज की, यानी कि बफर के ऊपर कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं है साइज की, कितने एमबी का है। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जाएगा ये इसमें बफर बढ़ता जाएगा, बफर बढ़ता जाएगा जितना भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, तो यानी कि ये अनलिमिटेड है, इसको इसलिए इसका नाम दिया हुआ है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड बफर के कोई बाउंड नहीं लगाया, साइज को जो है मुतय्यन नहीं किया। तो इस सूरत में क्या होगा? द कंज्यूमर में हैव टू वेट फॉर न्यू आइटम। तो कंज्यूमर तो वेट कर सकता है, इसके लिए कोई नया आइटम आए, बफर में कोई नया आइटम आए, अगर तब तक वो वेट करेगा। ठीक है, अभी बफर खाली है, कंज्यूमर वेट करेगा, जैसे कोई आइटम आएगा तो कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर तो वेट कर सकता है, लेकिन बट द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम। लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो वेट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बफर जो है, बफर की कोई बाउंड्री नहीं है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है कर दो। मतलब वो उसको कोई भी वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूसर को कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ अनबाउंडेड के अंदर। ठीक है, जबकि बाउंडेड बफर में क्या होता है? बाउंडेड बफर में फिक्स साइज कर दिया जाता है, बफर का साइज जो है ना वो फिक्स कर दिया जाता है। जब बफर का साइज सिर्फ फिक्स हो जाता है तो उस सूरत में कंज्यूमर जो है, द कंज्यूमर वेट इफ द बफर इज एम्प्टी। उस सूरत में कंज्यूमर भी जो है वेट कर सकता है, क्योंकि अगर अगर बफर खाली है, बफर में कुछ भी नहीं है, तो कंज्यूमर वेट करेगा कि कुछ आ जाए, तो कंज्यूमर भी वेट कर सकता है। और प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर भी जो है वो वेट करेगा, कर सकता है, प्रोड्यूसर भी वेट कर सकता है। क्यों वेट कर सकता है? अगर बफर फुल हो, बफर इज फुल, अगर बफर फुल हो, प्रोड्यूसर ने बहुत सारे आइटम प्रोड्यूस कर दिए, बफर फुल हो गया, क्योंकि बफर फिक्स साइज का था तो बढ़ नहीं सकता था। अब जब बफर फुल हो गया, अब मजीद ये कोई चीज अगर प्रोड्यूस करना चाहे तो ये बफर में रख नहीं सकता, क्योंकि बफर फुल हुआ हुआ है। तो नतीजे में प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनबाउंडेड बफर में प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ता है अगर बफर फुल हो जाए, क्योंकि लिमिटेड है साइज। लेकिन अनबाउंडेड बफर में प्रोड्यूसर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो प्रोड्यूस करेगा बफर का साइज उतना बढ़ता जाएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में अभी तक जो हमने पढ़ा? लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं।